बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, सब्जेक्ट बेटा हमारा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थोड़ा सा बेटा पहले मैं आप लोगों को गाइड कर दूं। मैं थोड़ी देर पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स को गाइड किया भी है, लेकिन कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। उनके लिए एक तो बेटा जो क्लास का टाइम आपको दिया गया है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग उस टाइम के ऊपर मुझे ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया? ताकि प्रॉब्लम ना आए, बार बार स्टूडेंट्स बीच में ज्वाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का बेटा नाम था हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक हो गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स डिस्कस किए थे बिफोर दिस लॉकडाउन। उसमें चैप्टर नंबर 1 था जिसमें हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक्स को डिस्कस किया था। उसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था। आई थिंक सो कि हमने तकरीबन जो है वो 4 to 5 चैप्टर्स डिस्कस किए थे बिफोर द लॉकडाउन। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले उन चैप्टर्स का ओवरव्यू दूंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो यू विल आस्क एनी क्वेश्चन। आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आप अगर वीडियो ऑन आपकी नहीं है आप मुझे क्वेश्चन बीच में रोक सकते हैं कि सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था, ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 था हमारा मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप डेफिनेटली, हमें काफी अर्सा हो चुका है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर जो हमारे चैप्टर्स हैं जो कि डेफिनेटली आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल के चैप्टर्स हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एमएनसीज को डिस्कस किया था कि व्हाट डज मीन बाय एमएनसीज। मल्टीनेशनल कंपनीज बेटा ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर स्प्रेड हुआ होता है। हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, एक था इंटरनेशनल बिजनेस और एक था मल्टीनेशनल बिजनेस। तो मैंने आपको ये बताया था उस वक्त भी, जब आप अपने कंट्रीज की बाउंड्रीज को क्रॉस करके किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। और अगर आप एक से ज्यादा कंट्रीज में उस बिजनेस को स्प्रेड करते हैं तो दैट विल बिकम द मल्टीनेशनल बिजनेस। ये हमने डिस्कस किया था। बेसिक सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन हमने डिस्कस किया था गोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। जी, क्या डिस्कस किया था? व्हाट डज मीन बाय एमएनसीज गोल? आपके सामने शो भी हो रहा है। मैक्सिमाइज शेयरहोल्डर वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयरहोल्डर्स वेल्थ, ऐसे ही है। और शेयरहोल्डर की वेल्थ हमने डिस्कस किया था कि शेयरहोल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि शेयरहोल्डर्स की जो शेयर की प्राइसेस है वो मार्केट में इंक्रीज होनी चाहिए, ऐसे ही है। और नंबर 2, उनको जो डिविडेंड मिलता है वो डेफिनेटली हर साल जो पिछले साल से ज्यादा मिलना चाहिए। अगर ये दो चीजें किसी भी शेयर होल्डर को मिल रही हैं तो डेफिनेटली बेटा वो जो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो रही है। लेकिन क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज की हम बात करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं डेफिनेटली दे विल फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जो हमने डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब कंपनीज के गोल में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने एक नाम दिया था, दैट नेम इज एजेंसी प्रॉब्लम बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। मैं बिल्कुल इसके पीछे नहीं जा रहा, ये मैंने कॉन्सेप्ट काफी क्लियर किए आप लोगों को कि एजेंसी प्रॉब्लम बेसिकली जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का गोल इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि जब एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होती क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज क्योंकि बहुत बड़े लेवल की कंपनीज होती हैं तो वहां पे ये प्रॉब्लम भी बड़ी होती है। तो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एजेंसी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। तो द फर्स्ट वन इज इट्स साइज, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने बड़ी साइज की कंपनी होगी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। स्कैटरिंग डिस्टिंक्ट सब्सिडी, जैसे आपके स्लाइड्स के अंदर शो भी हो रहा है, इट मींस दैट कि आपकी जो सब्सिडीज होती हैं, सब्सिडी व्हाट डज मीन बाय सब्सिडी? हमने डिस्कस किया था सब्सिडी क्या होता है। एनीवन?
सर ब्रांचेस पार्टिसिपेट करें बेटा, पार्टिसिपेट करें। मैं सिर्फ अकेला मैं ही नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली मेरा भी इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं सारा लेक्चर बोलूंगा, आप मुझे बीच में आंसर देंगे। जिसके पास दूसरी कंपनीज का होल्ड होता है सर। जैसे मैकडॉनल्ड्स की हैं सर, सर वो कंपनी जिसके पास, मैं जिसका नेम लेता हूँ वो मुझे बताए। सर जिसके पास दूसरी कंपनीज का होल्ड होता है, ठीक है, यानी कि जो दूसरी कंपनी से, यानी कि कंपनी अगर उसके अंडर में कोई कंपनी काम कर रही है तो वो सब्सिडरी होगी एक तरह से। सर सब्सिडरी का मतलब है होमलैंड से बाहर जो कंपनी की ब्रांच ऑपरेट कर रही है। आप ब्रांचेस कह लें, आप इस तरह हम कहते हैं जितनी भी आपकी होम जो है उसके अलावा जितने भी आपके दूसरे मुल्कों में बिजनेसेस हैं वो आपकी सब्सिडरीज कहलाएंगी। तो these concepts are very important। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को यही बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सब्सिडी का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरी मेन ब्रांच, मेरा मेन बिजनेस पाकिस्तान के अंदर है और मैंने बांग्लादेश के अंदर एक जो है वो ब्रांच ओपन की है, तो वो जो बांग्लादेश वाली ब्रांच होगी दैट इज कॉल्ड माय सब्सिडी। क्योंकि अब सब्सिडीज आपके डिफरेंट कंट्रीज के अंदर होती हैं, डिफरेंट मुल्कों के अंदर खाली होती है, सो दैट्स व्हाई उनको मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से एजेंसी प्रॉब्लम जो है। अंडरस्टैंड? यस सर। थर्ड वन, कल्चर। डेफिनेटली बेटा हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पाकिस्तानी जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो उनके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों को मैनेज करना जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। दैट्स व्हाई ये जो एजेंसी प्रॉब्लम है वो ज्यादा होती है एमएनसीज के अंदर। ओके, इसके बाद लिखा है सब्सिडी वैल्यूज वर्सेस ओवरऑल एमएनसीज वैल्यू। डेफिनेटली बेटा अगर सब्सिडी की जो वैल्यू है, वैल्यू मीन जो भी उस साल के अंदर आपको कमा के देती है, अगर वो इफेक्ट्स होंगी तो उसकी वजह से जो ओवरऑल कंपनी की वैल्यू है, जो आपकी मेन एमएनसीज की वैल्यू है बेटा, वो भी ओवरऑल इफेक्ट होगी। ये कुछ रीजन है जहां जिसकी वजह से जो एजेंसी प्रॉब्लम मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे ये ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लोकल लेवल। स्मॉल, जितना छोटा बिजनेस होगा उसको मैनेज करना उतना आसान होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उसको मैनेज करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था, ये मैं कुछ चीजें हम लोगों ने ये जो डिस्कस की हुई हैं, जो मैं स्लाइड्स आगे कर रहा हूँ, ये चीजें कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए जो चीजें ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं चीजें। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो एमएनसीज का गोल होता है बेसिकली, जी ये कौन है जी जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शोर बहुत ज्यादा है, बाकी उनसे गुजारिश है कि वो माइक ऑफ करें। मैं यही कहने लगा था बेटा, आप बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने ना माइक्रोफोन जो है वो ऑफ करें फिलहाल। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ तो फिर आप उसको ऑन करें। आपकी वजह से ना काफी शोर आ रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। काइंडली सभी जो है वो अपने माइक्रोफोन ऑफ करें। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा मैं नाम लेके बोलूंगा कि वो मुझे आंसर करें, तो फिर वो अपना माइक्रोफोन जो है वो ऑन करें और उसका आंसर दें। मेरे पास आपके नाम शो हो रहे हैं सबके, ठीक है, तो मैं उनका नेम बोलूंगा, वो फिर मुझे उसका आंसर देंगे। अंडरस्टैंड बेटा? ओके, चलें। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एमएनसीज गोल जो हैं, जब कंपनीज किसी दूसरी कंट्री में जाती हैं तो उनको बहुत सी कंस्ट्रेंट्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है डिफिकल्टी। फॉर एग्जांपल हम जो है वो अपना जो है वो गोल हमारा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमारा गोल होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। बीच में बेटा पॉज इसलिए करता हूँ, बीच में कुछ ना भी वो आ जाती हैं, क्या नाम है आपका, कुछ लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर मुझे वहां पे उनको क्लिक करना पड़ता है, इस वजह से मैं बीच में पॉज लेता हूँ। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स बेटा क्या होती है कि आपका एमएनसीज का गोल था कि आपने इसको जो है अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है, लेकिन कुछ ऐसी मुश्किलात, कुछ ऐसी रुकावटें हमारे दरमियान आ जाती हैं जो हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के गोल को इफेक्ट करती है। उसमें 3 कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, नंबर 2 रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स एंड नंबर 3 एथिकल कंस्ट्रेंट्स। जी ये मेरे पास 82 साल शो हो रहे हैं। वैसे सब एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? अपना माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर दें। What does mean by environmental constraints?
सॉरी सर, नहीं पता इसका। ओके सुफियान। जी सुफियान, कोशिश करें बेटा मुझे आंसर दें, जैसे भी जो भी आपको आता है। मैं इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया कि काफी अरसा हो गया आप लोगों ने पढ़े हुए, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना तो मुझे पता है माशाल्लाह, वैसे भी हम पेपरों से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो अब 2-3 महीने तो हमने वैसे भी रेस्ट ही की है। जी जो आंसर देना चाहे बेटा, एनीवन। सर ये वो होते हैं जो वर्क करते हैं गवर्नमेंट की, मतलब अंडर सेफ्टी, वर्क अंडर गवर्नमेंट सेफ्टी पॉलिसी। जैसे कि चाइना में जब वायरस आया तो उन्होंने अपने जो मास्क की प्राइसेस थी वो इंक्रीज कर दी थी, आपने क्लास में बताया था। तो क्वेश्चन मेरा बेटा, सॉरी बात काट रहा हूँ, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स जो है वो आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के गोल को कैसे इफेक्ट करेंगे? मैं किसी मुल्क में कमाने के लिए जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वहां से मैक्सिमम अर्निंग करूँ, लेकिन वहां पे कुछ इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स लगा दी गई जिससे मेरा एमएनसीज का जो गोल है वो इफेक्ट हुआ। दैट इज माय क्वेश्चन, वो क्या हो सकता है? मैं आंसर करूं सर? जी एनीवन। सर अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मतलब जो सैनिटरी कंडीशंस है वो ज़्यादा, मतलब उसकी डिमांड है, और जिस कंट्री में हम लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वो इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हो सकती है। ओके, और सर मैं बताऊं? जी बोले बेटा बोले। जी सर, इन्वायरमेंट ये आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट ये आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पे सेफ्टी का क्या रखना है कि इन्वायरमेंट खराब ना हो, तो आपने वहाँ पे ये पैसा लगाना है, तो इसमें हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो हमारी जो अर्निंग होगी वो कम हो जाएगी। जी ये जो हैंड रेज की है जी बेटा, इसके अलावा ओके बिल्कुल सही बताया इन्होंने। गुड नेम बेटा आपका क्या था? कामरान। ये जो कामरान है बेटा, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। जब आप किसी मुल्क में बेटा इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, तो वहां पे डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट्स लगा देती है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में जाते हैं तो यूएसए वाले कहते हैं कि जी आपने यहाँ पे एक ब्रांच तो ओपन कर ली, लेकिन आपने हमारे इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना। इन्वायरमेंट को खराब ना करने का मतलब क्या है कि आपका जो वेस्टेज मटीरियल उसके लिए आप प्रॉपर प्लांट लगाएंगे। अब मैं सोच के गया था वही पाकिस्तान वाला एनवायरनमेंट के, पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ पे जो औसत माध्यम वो नहरों में भी जा रहे होते हैं, सड़कों पे भी जा रहे होते हैं, कोई इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा फोकस नहीं करता। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज होती है बेटा, वहाँ पे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अब अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कोई मेरे ऊपर पाबंदी लगाती है कि जिसके बगैर हम आपको परमिशन नहीं देंगे, तो डेफिनेटली बेटा फिर क्या होगा, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। जब मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी तो हो सकता है मैं अगर 40 लाख रुपए का जहन में रख के गया था, तो मुझे वो यूनिट लगाने के लिए 40 लाख की बजाय मुझे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे 10 लाख मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, उससे मेरा जो एमएनसीज का गोल है वो वक्ती तौर पे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। मीन दैट कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर गई। तो दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स। तो ऐसे मुल्क जो अपने एनवायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, डेफिनेटली बेटा फिर उनको जो है वो फेस करना, वहां पे आपको फिर ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अंडरस्टैंड बेटा, इससे आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये पहला है जो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। क्लियर? यस सर। ओके, अगर किसी को बेटा कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ भागना नहीं है, हमने बस चीजों को क्लियर करना है यहाँ पे। ओके, अब आप टाइम भी दे रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू बी क्लियर। ओके, सेकंड वन है रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। जी हाशिम साहब, सीआर ऑफ द क्लास। हाँ सर, क्या है बेटा, मुझे लगता है सो के उठे अभी मुंह भी नहीं धोया, लग रहा है आपके चेहरे से माशाल्लाह ना। मैं नाश्ता भी नहीं किया लग रहा, मुझे लगता है। क्या ख्याल है सर? साइमन आ रहा था। मैं यकीन करें ऑनलाइन जूते मारने का दिल नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि लाइव जो है ना वो ज्यादा मजा आता है। क्या ख्याल है? वीडियो क्यों बंद कर रहे हो? हाँ, मैंने पूछा रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट जी तैयब साहब, क्या होती है रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स?
टैक्सेस। ओके, और ओके, फीमेल साइड से बेटा एनीवन? सर जैसे लेबर कॉस्ट हो गई, ये भी अगर वो फिक्स कर दे कोई भी कंट्री, तो उसको फॉलो करना भी हमारे लिए फिर हो जाता है फिक्स। ओके ठीक है, और सही कह रहे हो, इस तरह से हमारी लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। देखिए हमारी मतलब कोई भी रेगुलेटरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो बेटा, जिस तरह किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। हर कंट्री का टैक्स रेट डिफरेंट होता है, हर कंट्री का लेबर रेट डिफरेंट होता है, हर कंट्री के अंदर बिजनेस को रन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई ऐसी कंट्रीज जहां पे रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, फॉर एग्जांपल अमेरिका में चले जाएं बेटा, अगर आप अमेरिका में अगर हम जाते हैं तो वहां पे देखें, वहां अगर आप 1 आवर के आपको $10 मिलते हैं तो 1 आवर का मतलब 1 आवर काम करना है, उससे 1 मिनट भी आप ऊपर काम करेंगे तो दे शुड हैव टू पे यू। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हम, जिस तरह पाकिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, हम 500 रुपया देते हैं, सारा सारा दिन लोगों से काम करवाते रहते हैं। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो सकती है, वो इंक्रीज हो सकती है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आप लोगों को, यूरोपियन कंट्रीज एशियन कंट्रीज में क्यों आती हैं, व्हाई दे आर कमिंग, हालांकि वो डेवलप कंट्रीज ना, लेकिन फिर भी वो अंडर डेवलप कंट्रीज की तरफ आके अपने बिजनेस शुरू करती हैं। अमेरिका देख लें, वो चाइना में जाता है, अमेरिका देख लें पाकिस्तान में आता है, अमेरिका देख लें बांग्लादेश में जा रहा है, यूरोप को देख लें वो मलेशिया इंडोनेशिया में आ रहा है। व्हाई? लेबर बहुत उसकी चीप है, लेबर बहुत चीप है इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको कम पड़ती है, उनको लेबर कॉस्ट कम पड़ती है, तो डेफिनेटली बेटा एक जो बिजनेस है आवाज आ रही मेरी बेटा आप लोगों को? यस सर। ओके, बीच में सॉरी बीच में वो अगर कोई टाइम लिमिट का वो रिस्ट्रिक्शन दे रहे थे इसलिए वो मैं पढ़ रहा था। ओके, स्लाइड की तरफ आता हूँ बेटा दोबारा। ओके, तो इसी वजह से बेटा वो जो है वो क्या करते हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूव करते हैं, मीन दैट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एशियन कंट्रीज की तरफ आती है। ओके, टेल मी व्हाट इज एथिकल कंस्ट्रेंट्स? ये हमारी जी बोले। करप्शन वगैरह होगी जो ना लीगल वर्क के लिए भी है, जो सर अपने लीगल काम के लिए कॉस्ट पे करनी पड़े। सही है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका एमएनसीज का गोल कैसे इफेक्ट होगा? सर इससे जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। ओके जी, कौन बोल रहे हैं? रहमत बात कौन बोल रहा है बेटा? ये आवाज कितनी है? सिद्रा बेटा बोले। सर मैंने कहा जहाँ पे अपने लीगल काम के लिए भी कॉस्ट पे करनी पड़े, तो इससे हमारी फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो हमारी मतलब ये भी एक एथिकल पॉलिसी है। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा। जब आप अपने लीगल काम के लिए भी आपको करप्ट देनी पड़े, रिश्वत देनी पड़े, आपको करप्शन देनी पड़े, तो फिर वहां पे क्या होगा, तो वहां पे डेफिनेटली बेटा आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने लीगल काम के लिए भी इलीगल वेज यूज करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे आपका जो एमएनसीज का गोल है वो क्या होगा, वो इफेक्ट होगा। ओके, ये हो गया बेटा। इसके बाद एनी क्वेश्चन बेटा, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द कंस्ट्रेंट्स? नो सर। ओके, इसके बाद हमने थ्योरीज को डिस्कस किया था। ओके, वन बाय वन। अब मैं जिसका नेम बोलूंगा मुझे थ्योरीज का बताएंगे। ये वो थ्योरीज हैं जो आपको ये बताती है कि हम अपने लोकल बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे क्यों लेके जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ये इवन के लिखा भी हुआ है आपके सामने, लेकिन फिर भी ये व्हाट डज मीन बाय थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है जी समीउल्लाह? कुछ लोग मुझे लगता है सिर्फ ज्वाइन करके सो गए हैं। चलें जी, बिलाल साहब
चले बिलाल तो अभी हमें ज्वाइन कर रहा है। एनीवन जी बेटा, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इस तरह तो आप लोग आंसर नहीं दे रहे। जी सर, जी सर मैं सर ये प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक है, मतलब जैसे पाकिस्तान में वीट है, राइस है, कि इनकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम पड़ती है इनको ये कास्ट करने में। तो ये इसी फील्ड में ये स्पेशलिस्ट है, तो ये अपने जो ये ऐसे प्रोडक्ट ओके चले जी बेटा, ये जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ शीजा क्या नाम है बेटा जी, बोलिएगा, मेरे पास शो हो रहा है। जी सर, इसमें यह है कि आप वो चीज प्रोड्यूस करें जिसमें आप स्पेशलाइज हैं, ठीक है, बाकी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट एफिशिएंसी इंक्रीज होगी इससे। ओके, बेसिकली ये थ्योरी आपको ये कहती है कि यू हैव टू प्रोड्यूस ओनली दोज प्रोडक्ट्स इन विच यू आर स्पेशलाइज्ड। तो जब आप वो चीजें बनाएं जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं, तो फिर क्या होगा कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। जो फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, पाकिस्तान जो है वो वीट अच्छी प्रोड्यूस करता है, अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी अच्छी प्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा कि हम लोग वीट के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, वो टेक्नोलॉजी में, और इस तरह हम थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अपने बिजनेस को लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफर कर देंगे। तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करेंगे तो हमारा बिजनेस लोकल से इंटरनेशनल, और फिर अगर हम ज्यादा कंट्री से करना शुरू कर देंगे तो वही इंटरनेशनल से मल्टीनेशनल बन जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? इम्परफेक्ट थ्योरी, वेरी सिंपल। दोबारा रिवाइज कर कंपैरेटिव वाला बेटा, ओके मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बेटा आपको ये कहती है कि आपने सिर्फ वो चीज प्रोड्यूस करनी है जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं। एग्जांपल मैंने आपको दी कि एक आपके पास पाकिस्तान की कंट्री है, एक आपके पास यूएसए की कंट्री है। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज स्पेशलाइज्ड इन वीट, आप ज़राई प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरह बना सकते हो। अमेरिका के अंदर ज़राई चीजें इतनी अच्छी नहीं बनती, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर क्या होगा कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी की चीजें प्रोड्यूस करेंगी, और जो आपकी दूसरी कंट्रीज हैं लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाले, ये आपकी वीट अच्छी प्रोड्यूस करेंगे, राइस अच्छे प्रोड्यूस करेंगे। होगा क्या कि पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं वो वीट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। इस तरह आपका जो बिजनेस है वो लोकल लेवल से क्रॉस कर जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, और इस तरह आपका बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस बन जाएगा थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अंडरस्टैंड? यस यस। ओके, इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी जी बेटा, वो विल बी द आंसर जी। सब कुछ भूल चुके हो आप लोग यार, मेरा ख्याल 3 महीने सोते रहे हो। सर इसमें आ जाता है कि लैंड होगी, मटेरियल होगी और लेबर होगी। मौलवी साहब आपके लिए बोलते, बाकी क्या सो रहे हैं, खैर हैं। क्लास में भी आप ही बोल देते हैं। ठीक है सर, नहीं बोलते मैं क्यों सामा भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? सामा नहीं है ना आपका? जी जी सर। हाशिम नाश्ता करने चला गया हो? ठहरो जरा, हाशिम को बोलने दो, सीआर को तो जरा क्लास में आए। तो इधर ही हूँ। नहीं मुझे लग नहीं रहा, अच्छे जिस तरह तेरी हालत थी ना पहले, तूने वीडियो बंद की है तो मुझे लग रहा तो अब नाश्ता कर रहा है बैठ के, तेरे सामने नाश्ता पड़ा हुआ, तू अब वीडियो नहीं ऑन कर रहा अपनी। वीडियो ऑन कर दो तो चाय भी गिरा था। देखा ना, मुझे पता था बेटा, इसीलिए मैं वो जो अल्फाज है ना तकरीबन फिटे मुंह वाले, वो बिल्कुल आपके ऊपर फिट आते हैं हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले बेटा, मुझे आपसे बताएं इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी, ये रबिया कौन है बेटा, ये बताएं मुझे इसका आंसर। ये मेरे पास जो नेम शो हो रहे हैं, जी बेटा, मुझे लगता है कुछ लोग सिर्फ वो लगा के ना ज्वाइन करके भाग गए हैं। अटेंडेंस लगा लें। मैं अटेंडेंस लगाता हूँ बेटा, तुमने प्रॉक्सी लगा के देनी, फिर दोबारा वो एंड पे लगाते हैं अटेंडेंस। ये मेरी आवाज जा रही है बेटा आपको? यस सर। यस सर। मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये रबिया जो फीमेल है ये कौन है? इनका नाम मेरे पास शो हो रहा है लेकिन इनका तरफ से आवाज नहीं आ रही कोई भी। सभी गाँव चले गए होंगे। जी आरिफ साहब आप बताएं, मुझे वीडियो पे शो हो रहे हैं जी। बेटा क्या होती है इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी?
सर वो सॉरी सर। सॉरी सर, बहुत अच्छे बेटा, बड़ा पक्का मुंह बना के तूने सॉरी कहा है बंदा। अच्छा माशाल्लाह, वैसे ना नहा धो के मुंह माशाल्लाह ऐसे तूने रखा हुआ, मतलब साफ सुथरा होके बैठा, जैसे मेरे भाई ने बड़ा ना कारनामा सर अंजाम देना। आज एक क्वेश्चन मुझे उसका तुमने आंसर दिया नहीं मुझे। सर वो भूला हुआ है, जरा थोड़ा सा स्किप हुआ है, पढ़ाया था आपने इसलिए वो याद नहीं है सही तरह से। मतलब क्या होता है, देखिए मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, अगर आप इसको पढ़े ना नीचे से तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा। इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी ये कहती है कि दुनिया में कहीं भी परफेक्ट मार्केट नहीं है। परफेक्ट मार्केट का मतलब होता है कि एक चीज जो आपको पाकिस्तान में 10 रुपए की मिल रही है वो हर जगह पे आपको पाकिस्तानी 10 रुपए की ही मिलेगी। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट मार्केट, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर रेट्स देखेंगे तो वो डिफरेंट होंगे, अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो रेट डिफरेंट होंगे, चाइना में देखेंगे तो रेट डिफरेंट होंगे। अगर हर जगह पे एक ही जैसे रेट हो जाए फिर तो दूसरे मुल्कों में जाने की जरूरत ही क्या है हमें, हम अपने मुल्क में ही प्रोड्यूस करते रहे और अपने मुल्क में ही बेचते रहे। अब लेबर कॉस्ट हर कंट्री में मुख्तलिफ है, टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट हर कंट्री में मुख्तलिफ है, इसके अलावा आप लैंड की कॉस्ट देख लें, हर कंट्री के अंदर डिफरेंट है। तो जब ये चीजें सारी दूसरे मुल्कों में डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में परफेक्ट मार्केट नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इम्परफेक्ट मार्केट का बेनिफिट लेने के लिए दूसरे मुल्कों में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका चाइना में क्यों आता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट सस्ती है। अमेरिका पाकिस्तान में क्यों आता है कि यहाँ पे लैंड सस्ता है। अमेरिका मलाइशिया या इंडोनेशिया में क्यों जाता है, वहाँ टेक्नोलॉजी सस्ती है। इट मीन दैट जिस मुल्क में आपको जो बेनिफिट मिलेगा आप उस बेनिफिट को लेने के लिए दूसरे मुल्क में मूव करते हैं। इस तरह आपका बिजनेस लोकल लेवल से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे मूव कर जाएगा जब आप अपने मुल्क की बाउंड्रीज को छोड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी। यस सर। ओके जी, थर्ड वन। यस सर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। जी, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। जी, who will give me the answer? सर ये मैं देता हूं सर। ये प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी इस तरह है कि अगर जो भी होती है ना, ठीक है, कोई भी अगर है प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके फेज होते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद एक और ग्रोथ फेजेस होता है, होते हैं, ठीक है, जिस होती है, डिक्लाइन होता है, होता है और मर जाता है, ठीक है। इसी तरह सर ये प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है, ठीक है, उससे मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है वो प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वो मैच्योरिटी के बाद, ठीक है, उसके बाद ना उसका वो शुरू हो जाता है डिक्लाइन। डिक्लाइन में जाने से पहले, ठीक है, कंपनी को, ठीक है, मैच्योरिटी फेज में किसी और कंट्री में मूव करना चाहिए, ठीक है, ताकि उन्हें जो, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं उसके जो जी, ये मैं जरा थोड़ा सा लोग कुछ नाम बोलूंगा, मुझे जरा जी आंसर देंगे। जी रहमत बेटा, व्हाट इज प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी? कि अगर एक फर्म से उसका प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है तो उसको मतलब उसको चाहिए, वो हो सकता है कि उस टाइम पे वो दूसरी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ा सा मतलब लाउड उसका बोल ले बेटा, आपकी आवाज नहीं आ हद तक मैच्योर। सर एक कंट्री का प्रोडक्ट इस हद तक मैच्योर हो गया कि अगर वो एक कंट्री में मैच्योर हो गया, ठीक है, उसके पास एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वही प्रोडक्ट वो उस कंट्री में लॉन्च करे जाके जहाँ पे उस प्रोडक्ट की मतलब ओके ठीक है। जी बेटा शीजा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर इसमें यह है कि जब आपका बिजनेस पीक पे पहुंच जाता है ना तो आपको दूसरी कंट्रीज में मूव करना चाहिए सर्वाइवल के लिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सही, सिंपल बेटा, बिल्कुल आपका जो लोगों ने जी जी सबका जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल ठीक दिया। जी जी बोले बेटा। सर इसकी आपने एग्जांपल दी थी कि टॉक शॉक है, ठीक है, वो पाकिस्तान में, ठीक है, वो पाकिस्तान में काम कर रही थी, लेकिन अब वो इंडिया में जाके भी अपना यानी कि वो इंट्रोड्यूस बिल्कुल कोशिश कर रही है, बिल्कुल सही करवाने की एग्जांपल दी। जब आप बेटा किसी कंट्री के अंदर मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब आपका डिक्लाइन शुरू होने वाला है, यानी आपने उस मुल्क में मैक्सिमम अर्निंग कर ली है, तो ये थ्योरी ये कहती है कि यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अनदर कंट्री। आपको किसी दूसरे मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, आपको किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि हम यहाँ पे अपना जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारी ज्यादा। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी टेलीनॉर की, जब इन्होंने एग्जांपल दी, तो टेलीनॉर जो था वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैक्सिमम अर्निंग कर चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ वो अब सर्वाइवल की स्टेज पे है। आप देख लें 5 हमारे यहाँ पे कनेक्शंस हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर पैकेजेस देते हैं,
उन्होंने क्या किया, टेलीनॉर ने यूनिनॉर के नाम से अमेरिका में जाके एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी। सो दैट्स व्हाई अगर आपको लगता है तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अनदर कंट्री। तो प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी ये कहती है कि डिजाइन आने से पहले पहले हमें किसी दूसरे मुल्क में मूव कर जाना चाहिए। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ये थी बेटा हमारे पास थ्योरीज। इसके बाद हमने देखते हैं इसमें और क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने जी। इंटरनेशनल बिजनेस मेथड बेटा 1 by 1 ये जल्दी जल्दी आप लोगों ने मुझे बताने हैं, जस्ट एक एक दो लाइन किया था ताकि इसको हम वाइंड अप करें। तो इंटरनेशनल बिजनेस मेथड्स का मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे तरीकेकार है जिसके जरिए हम अपने बिजनेस को दूसरे मुल्क में लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है इंटरनेशनल ट्रेड। जी अहमद साहब ये क्या होता है? अहमद फराज जी। फुरकान साहब आप हाथ खड़े करें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये होता है कि हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं कि किसी भी बिजनेस कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए हम इंटरनेशनल किसी मुल्क में यानी सिंपल मेथड जो सबसे आसान तरीकेकार ये है, आप अपनी कोई चीज बनाएं और उस चीज को आप दूसरे मुल्कों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड कि थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यू कैन मूव योर बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसमें ना तो कोई आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ना ही आपको किसी किस्म के कोई मुश्किलात पेश आती हैं। सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए आप चले जाते हैं। ओके, इसके बाद हमने लाइसेंसिंग पढ़ा था, फ्रेंचाइजिंग पढ़ा था। जी लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या फर्क है जी? एनीवन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग? सर जो ये ना लाइसेंस होता है इसमें प्रोवाइड करते हैं सिर्फ ना नेम प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो ना फाइनेंशियल एड है, इसमें जो फाइनेंशियल एड है वो प्रोवाइडिंग करते हैं, और जो फ्रेंचाइज में है वो प्रोवाइड करते हैं, बजट भी देते हैं और डेवलपमेंट के लिए भी पार्टिसिपेट करते हैं। फासिल साहब सर लाइसेंसिंग में ये हो जाएगा कि अगर एक कंपनी है वो अपना लाइसेंस दे देती है, इजाजत देती है कि ये मेरे साथ मतलब काम कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उस कंट्री के। और फ्रेंचाइज में सिर्फ एक कंपनी है, जैसे इधर आईसीआई काम कर रही है एजेंडा, तो उनकी फ्रेंचाइज है, उसी में वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ओके जी रहमत बेटा आपने हैंड रेज किया। सर लाइसेंसिंग में कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को मतलब अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस दे देती है कि मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है ये लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और फ्रेंचाइजिंग में उनको फ्रेंचाइजिंग का यही है कि उनको अपने प्रोडक्ट्स मतलब वो प्रोडक्ट्स उनके सेल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ओके जी फुरकान साहब आपने बेटा हैंड रेज किया है। सर मैंने पहले रेज किया था, अब तो नहीं किया। चलो आप बता दो यार फिर क्या होता है लाइसेंस। नहीं सर मैं बताता हूँ कि लाइसेंसिंग में ये होता है कि कंपनी दूसरी कंपनी को दे देती है कि वो उनकी प्रोडक्ट सेल कर सकती है। ठीक है। और फ्रेंचाइजिंग में ये होता है कि कंपनी अपनी ही प्रोडक्ट सेल करवाती है और अपने एक सब यूनिट बना देती है। जी मुझे बात आ रहा बेटा। सर एक मिनट बेटा, जरा मैं कुछ लोगों को बीच में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ दोबारा वापस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा वालेकुम सलाम। सर सब कुछ भूल गया है, घर के काम ही याद है बस। जी कोई बोलना चाह रहा था बेटा, मैंने उनको मना किया था। जी बोलिएगा। जी सर मुझे सब कुछ भूल गया, घर के काम याद है बस। ओके ओके चलिए नेक्स्ट जो बेटा बोल रहे थे आंसर दीजिएगा मुझे। यस सर। सर फ्रेंचाइजिंग में ये होता है कि सर फ्रेंचाइजिंग में ये होता है कि कंपनी जो है, ठीक है, लाइसेंसिंग में तो ये होता है ना कि कंपनी एक कंपनी को देती है, लाइसेंस देती है, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग में ये होता है कि कंपनी लाइसेंस भी देती है और प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है, कि प्रोडक्ट वो कैसे बनेगी, कैसे होगी तैयार, और इसके साथ फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। बिल्कुल ठीक है। इसमें बेटा मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जो आपके लाइसेंसिंग होती है, लाइसेंसिंग के अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे देती है कि जी आप हमारी प्रोडक्ट बनाएं, और उसके अगेंस्ट वो अपनी फीस वगैरह चार्ज करते हैं। जिस तरह आपके मुल्क में देखिए सुजुकी वाले जो है वो गाड़ी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सुजुकी वाले ने लाइसेंस दिया हुआ पाकिस्तानी कंपनी को, और उसकी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन डेफिनेटली बेटा वो अपना नाम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो उनके जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, इससे मुझे फायदा क्या हुआ लाइसेंसिंग से? मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे किसी दूसरे मुल्क में जाके अपना यूनिट लगाना नहीं पड़ा। क्या किया मैंने? उस मुल्क की किसी कंपनी को अपना लाइसेंस बेच दिया।
अब मेरा नाम, अब देखिए सुजुकी वाले फॉर एग्जांपल अगर बैठे हैं अमेरिका में बैठे हैं या आप जापान में बैठे हैं या फॉर एग्जांपल चाइना में बैठे हैं, तो पाकिस्तान में उनका नाम पहुंच गया, हालांकि वो खुद यहाँ पाकिस्तान में नहीं आए, सिर्फ उन्होंने लाइसेंस दिया लेकिन उनका नाम दूसरे मुल्क में पहुंच गया। इस तरह से आप अपने बिजनेस को लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफर कर सकते हैं कि आप अपना लाइसेंस किसी दूसरी कंपनी को बेच दो तो वो आपका नाम इस्तेमाल करेगा। फ्रेंचाइजिंग में भी यही होता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि जो फ्रेंचाइजिंग होती है वो आपको स्पेशलाइज्ड सेल्स स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है। स्पेशलाइज्ड सेल्स स्ट्रेटजी प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि वो आपको सिस्टम भी प्रोवाइड करेंगी, सपोर्ट भी देंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगी, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी तो आपको ट्रेनिंग भी देंगे। लाइक इसकी बहुत सी एग्जांपल है, पिज़्ज़ा हट देख लें, मोबिलिंग देख लें, टेलीनॉर देख लें। अगर मैं टेलीनॉर की फ्रेंचाइज ओपन करता हूँ यहाँ पे तो डेफिनेटली जो टेलीनॉर का जो मेन हेड ऑफिस है वो मुझे आके क्या करेगा, वो मुझे यहाँ पे आके फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मुझे पैसे भी देगा। इस तरह से भी आप अपने बिजनेस को लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों मेथड है जिसके जरिए आप दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, गिव मी द आंसर व्हाट इज ये इन मेथड्स के अलावा और मेथड्स हमने पढ़े थे, जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन। 3 मेथड्स हमने और पढ़े थे, जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन। जी, क्या फर्क होता है जॉइंट वेंचर और मर्जर और एक्विजिशन में? सर मैं बताऊं? जी बताएं बेटा। जॉइंट वेंचर वो होता है जिसमें 2 कंपनीज टेम्परेरी तौर पर पार्टनरशिप करती हैं और जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो सेपरेट हो जाती हैं। ओके, ठीक है। लेकिन जब जो मर्जर है वो परमानेंटली पार्टनरशिप करता है। एग्जांपल, ये कंपनी, कोई एग्जांपल बेटा? एलजी जॉइंट वेंचर की एलजी है, ठीक है। जैसे नोमिया और गोल्डन स्टार जो से दोनों ने कोई भी प्रोजेक्ट करना हो तो आपस में मिलती हैं और फिर बाद में सेपरेट हो जाती हैं। जो एक्विजिशन है इसमें हम लोग परचेज कर लेते हैं किसी भी कंपनीज को, एक्वायर कर लेते हैं हम। मतलब बिग कंपनी परचेज द स्मॉल कंपनी, इसमें बेसिकली होता है कि आप एक कंपनी को परचेज कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बताया, जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो जॉइंट वेंचर और मर्जर बड़ा डिफरेंस समझने वाला, एक्विजिशन तो टोटली डिफरेंट है। तो जॉइंट वेंचर टेम्पोरेरी पार्टनरशिप होता है, ऐसे ही है। इसमें आप कुछ अर्से के लिए आपस में मिलते हैं और उसके बाद आप जैसे ही आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वो तो उसके साथ ही आपकी जो जॉइंट वेंचर है वो खत्म हो जाती है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स पाकिस्तान में आपको बेटा मिलेंगी। लाइक अभी मोटरवे देखिए आपकी बन रही थी तो ये पाकिस्तान और चाइना की कंपनी ने बनाया। जैसे ही मोटरवे कंप्लीट हुई चाइनीज कंपनी जो है वो आपकी वापस चली गई। बहुत से सी पैक के जो मंसूबे हैं अभी आप देखें जो आपके चल रहे हैं रिसेंटली, तो ये सी पैक के जो मंसूबे चल रहे हैं आप इन मंसूबों के जरिए भी वहां पे देखें तो बहुत सी कंपनीज ने जॉइंट वेंचर किया हुआ। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे वो अपने मुल्क वापस मूव कर रहे हैं। मर्जर में परमानेंट बेसिस के ऊपर होता है और एक्विजिशन में आप एक बिजनेस को परचेज कर लेते हैं। इसकी बहुत सी एग्जांपल आपको मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था वॉल्स ने पोर्टल को परचेज कर लिया, बहुत से बैंक्स थे जिन्होंने दूसरे बैंक्स को परचेज किया। इनके जरिए भी आप दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, इसके बाद है डीएफआई, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी एक मेथड होता है। इसमें क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट जाके दूसरे मुल्क में अपनी ब्रांच ओपन कर लें। जिस तरह आपकी एक कंपनी किसी दूसरे मुल्क में जाके क्या करती है, वहां पे जाके वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेती है। तो दिस इज कॉल्ड डीएफआई, या आप अपनी सब्सिडी वहां पे ओपन कर लेंगे जाके अपनी नई ब्रांच। तो ये था बेटा थोड़ा सा हमारा ओवरव्यू। मैंने मुझे लग रहा है कि मुझे ओवरव्यू देना बिल्कुल सही रहा, क्योंकि आप लोग काफी सारी चीजें जो है वो भूल चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स काफी सारे आप भूल चुके हैं। ऐसे ही है ना जी? एक्सपोजर टू इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोजर बोलते हैं बेटा रिस्क। जब आप किसी दूसरे मुल्क में इंटरनेशनल बिजनेस लेके जाते हैं तो कुछ रिस्क आपको फेस करने पड़ते हैं। ये कुछ लिखे हुए हैं। व्हाट इज एक्सचेंज रेट मूवमेंट? जी, ये क्या रिस्क होता है? सिंपल करेंसी की मूवमेंट की वजह से, करेंसी की मूवमेंट की वजह से, करेंसी की मूवमेंट की वजह से जो रिस्क होते हैं, मतलब कि आपने किसी कंट्री में इन्वेस्ट किया तो वहां पे जब आपने की तो उसकी करेंसी बड़ी अप थी, लेकिन जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो बाद में उसकी करेंसी डाउन हो गई। ये भी रिस्क है हमारे लिए। जी, ये कौन है बेटा? उजाला जुल्फकार। ये बेटा आप बताएं, मैंने एक रूल बताया था किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस मुल्क से बोर्रोइंग करनी चाहिए। क्या रूल था वो? जी सर, जिस कंट्री की जो करेंसी रेट बेटा आपने उजाला जुल्फकार कौन है वो बताएंगे? सर आपने बताया तो था पर मुझे याद नहीं। बताया तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन आप लोगों को क्यों याद नहीं है?
सर पता नहीं। अच्छा, फॉरेन इकोनॉमीज क्या होती हैं, इससे क्या मतलब इससे आपको क्या रिस्क फेस करना पड़ता है? ये आपको शो हो रहा है ना, कुछ हेडिंग शो हो रही है ना, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। जी, इसमें सेकंड पॉइंट है फॉरेन इकोनॉमीज, ये कैसे इफेक्ट करती हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस को? ये नीचे लिखा भी हुआ है उसका। जी सर। जी, ये हैंड रेज किया हुआ जिन्होंने, ये बताएं। फुरकान साहब हैं? जी सर। जी सर मैंने तो पहले किया था, अब ये पता नहीं डाउन बेटा, ये अभी तक आपका हैंड रेज ही है, फिर वो नीचे नहीं जा रहे, इसलिए मुझे बार बार शो हो रहा है। असल में सर पहली दफा एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया अभी तक, पहले तो मुझे आवाज नहीं आई कि पता नहीं क्या हो रहा है, फिर मैंने लीव करके दोबारा ज्वाइन किया है, अभी जाके कुछ समझ आई है। चले कोई बात नहीं बेटा, आज हमारी फर्स्ट है, कोई मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगे इंशाल्लाह होपफुली। ओके, एक्सचेंज रेट मूवमेंट बेटा, मैंने 2 रूल्स बताए थे, इन्वेस्टमेंट का और फाइनेंसिंग का। जी कौन बताएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आगे बहुत यूज करने हैं, इवन कि मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके इसी के साथ यूज करने हैं। जी कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी बताएं। Sir, the country's full currency is weak today and will be strong in the near future. Is suitable for समझ नहीं आ रही बेटा, थोड़ा लाउडली बोले। सर जी मतलब ऐसे मुल्क जिसकी करेंसी अभी वीक है लेकिन वो उसकी करेंसी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा। इन्वेस्टमेंट जी, और जो रूल ऑफ फाइनेंस है वो ये है, द कंट्री whose currency is strong today and will be weak in the near future। रजिस्टर की तरफ से देख के पढ़ रहे हो, वैसे तर्जुमा बता दो। सर जी जी और कोई? चलें, इट्स ओके उसामा बेटा, ठीक है, और कोई? जी सर मैं बताऊं? जी जी बोले कामरान। जी सर, आपने उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है कि जहाँ की करेंसी फिलहाल उसकी डाउन है लेकिन फ्यूचर में आप हो जाएगी, तो आप उस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अगर आप बोर्विंग कर रहे हो किसी कंट्री से तो आप देख रहे हो कि उसकी फिलहाल जो करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपने उसे पैसा लिया लेकिन आप देख रहे हो कि फ्यूचर में वो डाउन हो जाएगी, तो आप उस कंट्री से पैसे लो। ओके बेटा, गौर से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये सब लोगों ने बेटा क्लियर करना है। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में कुछ न्यूमेरिकल करने के दिए थे असाइनमेंट नंबर 2 में। वो जो न्यूमेरिकल थे 2-3 जो मैंने करने को दिए थे वो सेम इसी टॉपिक के ऊपर थे, जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे जो अभी ये 2 रूल्स मैंने बताए थे। इन्वेस्टमेंट का बेटा रूल ये है, हमें उस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी करेंसी अभी वीक है और फ्यूचर में क्या होने वाली है, स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। अभी वो करेंसी वीक है तो जब आप उस मुल्क में जाएंगे तो आपको उस मुल्क के काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। जिस तरह आजकल पाकिस्तानी करेंसी बहुत वीक है, यानी तकरीबन डॉलर 160 रुपए का है। अगर आप $1 पाकिस्तान में लेके आएंगे तो आपको पाकिस्तानी 160 रुपए मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे पैसे पाकिस्तानी मिल जाएंगे और पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे। फिर जैसे ही आप अपने इस मुल्क में रह के कमाई करोगे, जब वापस आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे और ये करेंसी जो है ये स्ट्रांग हो जाए, यानी डॉलर 160 की बजाय डॉलर 100 पे आ जाए, तो जब आप पहले डॉलर आपको 160 का मिल रहा था, वही डॉलर आपको 100 रुपए का मिलेगा, तो 60 रुपए की आपको बचत हो रही है। तो डबल फायदा उठाया आपने। पाकिस्तानी रुपए आपने ज्यादा लिए और लेकिन जब वापस करने लगे तो पाकिस्तानी रुपए आपने कम दिए। तो रूल ध्यान में रखिएगा, उस मुल्क में इन्वेस्ट करें जिसकी करेंसी अभी वीक है और फ्यूचर में स्ट्रांग होने के चांसेस। अंडरस्टैंड? समझ आई बेटा? सर जी सर। ओके, सेकंड मैंने बोला बोरविंग। बोरविंग का मतलब होता है लोन लेना। ऐसे मुल्क से लोन लें जिसकी करेंसी अभी स्ट्रांग है और फ्यूचर में क्या होने वाली हो, वीक होने वाली हो। फॉर एग्जांपल मैंने आज डॉलर में लोन ले लिया, तो जब मैं डॉलर वापस करने जाऊं तो फ्यूचर में अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा तो मुझे कम डॉलर पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे मुल्क से लोन लें जिसकी करेंसी अभी स्ट्रांग है। जब वो स्ट्रांग करेंसी लेके आप अपने मुल्क में आएंगे तो आपको अपने पैसे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, और लेकिन जैसे ही वो स्ट्रांग करेंसी वापस करने की बारी आएगी और वो करेंसी वीक हो चुकी होगी तो क्या होगा, हमें उस मुल्क के पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। अब पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, हमें नुकसान क्यों हो रहा है? जैसे ही हमारी करेंसी वीक होती है हम क्या कहते हैं कि जी हमारा लोन इतना बढ़ गया, हमारा कर्जा इतना बढ़ गया। क्यों? कि वो डॉलर जो पहले हमने 100 का खरीदना था, आज वही डॉलर खरीदने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 160 रुपए, जिसकी वजह से हमें लोन महंगा पड़ रहा है। तो अमेरिका से लोन लेना हमें इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि उसकी करेंसी वीक होने की बजाय दिन ब दिन क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। ऐसे मुल्क से लोन मत लें जिसकी करेंसी फ्यूचर में
स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, वरना फिर आपको उस मुल्क की करेंसी खरीदने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड बेटा? ये दोनों कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा। चैप्टर नंबर 4 पे जैसे ही मैं पहुंचूंगा ना, GRF आपने बेटा हैंड रेज किया है सर, ये फाइनेंसिंग रूल जरा बता दें दोबारा। फाइनेंसिंग रूल बेटा मैं ये बता रहा हूँ, उस मुल्क से लोन लो जिसकी करेंसी अभी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है वो डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने $1000 लोन ले लिया अमेरिका से। जैसे ही आप $1000 अमेरिका से लोन लेके पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तानी पैसे आपको बहुत ज्यादा मिल गए, ठीक हो गया। अब होना ये चाहिए कि जब आप वापस करने जाएं तो वो जो डॉलर है वो कमजोर हो चुका हो, वीक हो चुका हो। फॉर एग्जांपल आपने $1000 लिया था तो 160 के हिसाब से लिया था। अब जैसे ही मैंने देखा तो डॉलर जो है वो 160 की बजाय डॉलर हो गया $100 का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने देना तो मैंने $1000 ही वापस है, तो वो डॉलर जिसके मुझे पहले 160 रुपए मिले थे, अब वही डॉलर खरीदने के लिए मैं अपनी पॉकेट से कितने पैसे दूंगा? $100। तो वो जो 60 रुपए एक्स्ट्रा थे वो मेरी पॉकेट में चले जाएंगे। इस वजह से मुझे 60 रुपए की क्या होगी? बचत होगी। यानी वो डॉलर खरीदने के लिए मुझे 60 रुपए कम देने पड़ेंगे। अब हमें नुकसान क्यों हो रहा है? हमारे साथ उल्टा हो रहा है। हमारे साथ डॉलर कमजोर होने की बजाय डॉलर क्या होता जा रहा है? दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अब जिस तरह अक्सर आप सुनते हैं जी कि हमारा बैठे बैठे 300 रुपए का कर्जा बढ़ गया, 400 रुपए कर्जा बढ़ गया, 500 रुपए कर्जा बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया? कि वो डॉलर जो पहले आपने 100 का खरीद के वापस करना था। ये कौन लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? स्क्रीन के ऊपर बेटा कुछ मत लिखें। आप जब शेयरिंग कर रहे हैं तो वो मेरे पास शेयरिंग हो रही है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, अंडरस्टैंड? जो भी ये बंदा कर रहा है, मेरे पास अभी पॉइंट आउट हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको लीव कर दूं ग्रुप से। क्वेश्चन सुनिए, उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो बेटा लोन उस मुल्क से लेना चाहिए जिसकी करेंसी अभी स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो, और फ्यूचर में क्या होने के चांस हो? वीक, ताकि जब आप उसको खरीदें तो आपको कम पैसे देने पड़े। यस सर। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा न्यूमेरिकल के अंदर दोबारा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो चैप्टर 4 के अंदर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और वहां पे हम इसको प्रूफ करेंगे कि वाकई ऐसा होता है कि हमें पैसे कम देने पड़ते हैं या हमें ज्यादा देने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारी फॉरेन इकोनॉमीज। फॉरेन इकोनॉमीज का मतलब होता है कि जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इफेक्ट करती हैं आपकी डेफिनेटली इंटरनेशनल बिजनेस को। डिमांड कम हो गई, आप किसी मुल्क में गए वहां पे डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स कम हो गई, वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वहां पे जो आप का जो, और ये वो फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई, आपकी लैंड लेबर की कॉस्ट जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो हर कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो देखिए इकोनॉमिक जो होती है ना, जिसे हम इकोनॉमीज बोलते हैं, ये भी 4 स्टेजेस पे होते हैं। जिस तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है इसी तरह इकोनॉमी का भी लाइफ साइकिल होता है, अगर आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कहीं पे। एक आपकी स्टेज होती है इंट्रोडक्शन वाली, एक होती है रिसेशन की, एक होती है रिकवरी की, और एक होती है बूम की। ये 4 स्टेजेस होती है इकोनॉमीज की भी। जिस तरह आप लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हो ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इसी तरह किसी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो भी 4 फेजेस में से गुजरती है। नंबर 1 इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, नंबर 2 ग्रोथ स्टेज होती है, देन रिसेशन होता है, देन डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन स्टेज होती है ना वो सबसे नुकसानदेह होती है। डिप्रेशन का मतलब होता है उस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो रही है, वहाँ पे बिजनेस क्लोज हो रहे हैं। रिसेशन का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराबी की तरफ जा रही हैं। एक स्टेज होती है रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो दिन ब दिन क्या हो रही होती है? बेहतर हो रही होती है। और एक होती है बूम। डेफिनेटली बेटा जिस तरह आजकल हम चाइना में देखें तो चाइना की जो इकोनॉमी थी बिफोर दिस यू कैन से दैट ये जो हमारा कोरोना वायरस आया इससे पहले वो बूम के ऊपर थी। स्टिल वो कर लेंगे कवर होपफुली। तो देखना ये है कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उस मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी हैं। अगर तो बेटा वो अच्छी हैं तो वो आपको फायदा देंगी, अगर वो अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली वो आपके लिए क्या होंगी? रिस्क बन जाएंगे। इसी तरह पॉलिटिकल रिस्क है, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो किसी मुल्क के अंदर तो डेफिनेटली आप जो है उस मुल्क के अंदर जो है वो रिस्क फेस करेंगे। और इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स और भी हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1, इसका मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया। इसके अंदर जो बेसिक चीजें थी, मेन 3-4 थी, मैं बता देता हूँ। नंबर 1 ये था कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। नंबर 2 हमने डिस्कस किया थ्योरीज ऑफ कौन कौन सी होती हैं। नंबर 3 हमने कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस किया, एंड नंबर 4 हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल बिजनेस को रिस्क कौन कौन से फेस करने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लेना। 1 मिनट का वक्त देता हूं। 15 मिनट दे दें नमाज के लिए। ब्रेक करने जा रहे हैं?
मैं तो चाह रहा था एक क्लास देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा था कि हम 3 घंटे की क्लास करने की बजाय 1 घंटे की क्लास अभी कर लेंगे, 1 घंटे फिर कल कर लेते हैं, इस तरह बर्डन नहीं होगा आप लोगों पे। यस क्या क्या ये सर ऐसे ठीक है। ऐसे करेंगे ना, मतलब कि घंटा सवा घंटे की क्लास अभी ले ली हम लोगों ने, इसी तरह फिर 1 आधे घंटे 2 दिन में क्लास कर लेंगे ना, 3 घंटे की 1 दिन में ना करें। यस सर, आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरा इसमें ये होता है कि सॉफ्टवेयर की भी आपको पता है लिमिट है इसमें, ये 40 मिनट्स के बाद जो है ना ये फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। 40 मिनट्स की अलाउ करता है क्लास के लिए। घंटा तो हो गया सर, ये अभी प्रॉब्लम कर तो रहा है। चलें, अभी ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ ना। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, पूछने को क्वेश्चन पूछना, अगर आप लोगों ने कोई पॉइंट क्लियर करना है तो कर लें 1 बाय 1, फिर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट रूल एक दफा बता दें, उसकी एग्जांपल। इन्वेस्टमेंट बेटा रूल मैंने ये बताया था, ऐसे मुल्क में जाएं जिसकी करेंसी अभी वीक हो, यानी अभी उस मुल्क की करेंसी वीक हो, लेकिन जैसे ही आप वहां पे बिजनेस शुरू करें तो फ्यूचर में वो स्ट्रांग हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान एक आइडियल सिचुएशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त वीक है। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में बैठे हैं, आपकी पॉकेट में $1000 है, आप पाकिस्तान आ गए, आपने वो $1000 पाकिस्तान में आके कन्वर्ट करवाया तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 160 कितना बना? 1,60,000। तो आपको 1,60,000 रुपया मिल गया इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक हो गया, आपने वो 1,60,000 पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया। अब उस 1,60,000 में से आपने जब कमाया तो सपोज दैट आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जरा ये सिचुएशन समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब वो जो 50,000 का प्रॉफिट हुआ आपने उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। अब मैंने ये बताया कि जो करेंसी है उसको फ्यूचर में स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपने खरीदा था तो 160 का था, अब आप पहले 50,000 को अगर 160 पे तकसीम करें, अगर आप 50,000 को 160 पे तकसीम करें, शोर हो रहा है, कितने बनते हैं? डिवाइड करें बेटा, 50,000 को करना 160 पे जी, 160 डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 312। 312। अब आप समझ नहीं आ रही सर, क्या शोर हो रहा है, समझ नहीं आ रही। बेटा बाकी लोग अपने माइक म्यूट करें ना। सर 500 50,000 को 100 पे किया डिवाइड, 500 आ गया। अब देखिए अगर रेट रहता है 160 ही तो आपको सिर्फ $312 मिलने थे, लेकिन अब पाकिस्तानी करेंसी क्योंकि स्ट्रांग हो गई, यानी 160 की बजाय पाकिस्तानी कितने का हो गया? 100 का हो गया। तो अब आपको वही 50,000 रुपया कितने कमा के दे रहा है? $500 कमा के दे रहा है। तो डबल फायदा उठाया, डबल फायदा उठाया। पहले 160 का खरीदा था, लेकिन जब खुद कन्वर्ट किया तो 100 रुपया पे करना पड़ा। दिस इज द रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा ये आवाज जिसका माइक चल रहा है वो बंद करें। जी समझ आई बेटा? यस सर, आगे सर। तो आप अगर वो 160 ही रहता तो आपको 312 मिलने थे, कोई फायदा नहीं था, लेकिन वो 160 की बजाय कितने का हो गया? 100 का हो गया, यानी वो करेंसी पाकिस्तानी रुपीस स्ट्रांग हो गया। तो स्ट्रांग होने से आपको ये फायदा हुआ कि जब आपने डॉलर में कन्वर्ट किया तो आपको डॉलर ज्यादा मिलेंगे, तो आप डबल फायदा उठाया। इसी तरह आप इसको बोर्विंग पे रिवर्स कर लो, उल्टा कर लो तो ये बोर्विंग के लिए हो जाएगा। सर ये जो 3 सामने मेथड है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आपकी थोड़ा ऊंची बोले। जी सर, ये जो 3 सामने मेथड है इनको थोड़ा सा एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। समय बेटा आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। 3 क्या है सर? जो सामने 3 मेथड एक्सप्लेन कर दें जो है सामने स्लाइड पर। अच्छा ये वाले एक्सपोजर वाले, ठीक है बेटा। एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स देखें, अगर करेंसी ऊपर नीचे होगी तो आपको फायदा या नुकसान होगा इंटरनेशनल बिजनेस में। डेफिनेटली अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं और वहां पे जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर या नीचे मूव करता है तो क्या होगा? जब वो ऊपर नीचे मूव करेगा तो डेफिनेटली उससे क्या होगा कि आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप उस मुल्क में अगर काम कर रहे हैं और उस मुल्क की करेंसी स्ट्रांग होगी तो आपको फायदा हो गया, लेकिन अगर उस मुल्क की करेंसी वीक होगी तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। आजकल देखें, आजकल हमारे ताजरों को क्या नुकसान हो रहा है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तानी रुपीस बहुत वीक होता जा रहा है।
जैसे जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है उनको डॉलर खरीदने के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। पहले वो $1 की चीज 100 रुपए में मिलती थी, अब वही चीज का रेट $1 ही है, लेकिन वो $1 खरीदने के लिए आपको 100 की बजाय 160 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 60 रुपए आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो इस तरह एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होने से आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो भी ऊपर नीचे होता है। फॉरेन इकोनॉमीज मैंने बेटा ये बताया कि किसी मुल्क की अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो वहां पे आपको फायदा होगा, अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो वहां पे आपको क्या होगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब जिस तरह आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी जा रही है, हमारा देख लें, हम लोन लेके जब फिर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल बेहतर नहीं है, तो हमारे मुल्क में कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। और अगर जो बिजनेस कर रहे हैं उनको फायदा होने की बजाय क्या हो रहा है, आजकल नुकसान हो रहा है। ऐसे मुल्क जहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन जो है आपके प्रॉफिट और लॉस को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। पॉलिटिकल रिस्क बेटा, जैसे आजकल आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिन कंट्रीज में ज्यादा होती है वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर किसी मुल्क में दिन ब दिन गवर्नमेंट चेंज होती रहे, हर महीने बाद, हर साल बाद कभी गवर्नमेंट आ जाती है, कभी फौज आ जाती है, ऐसे मुल्क जो है वो बिजनेस के लिए क्या होंगे, रिस्की होंगे। ऐसे मुल्क में हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। यस सर। ठीक हो गया बेटा? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। चले बच्चे थक गए हैं। थक गए बच्चे? ओए होए कोई नहीं थका सर। अटेंडेंस कौन लेगा? सर आप ही ले लें। हाशिम ले लें। चले मैं यहाँ से बोलता हूँ। हाशिम मेरे पास दो हैं। हाशिम है मेरे पास, तैयब जी सर, अहमद फराज, यस सर, ताहिर, सदीक ताहिर लिखा रहा है, यस सर, बासित, यस सर, फुरकान, यस सर, फुरकान, यस सर, यस सर जी, वकास, मोहम्मद वकास, वकास साहब बैठे हैं, कितने गए हैं? ये तो नहीं है। जुनेद खान, सर, मिर्जा उमर, यस सर, रबिया, रबिया लियाकत, सर प्रेजेंट, ये मीर कमरानी जी, ये नाम है ना, मीर कमरानी है ना? यस सर, आई एम हियर जी। मोहम्मद उसामा, यस सर, रहमत, शीजा, यस सर, मेहरान, जी मेहरान साहब, समीउल्लाह, उजैर, बासित। बेटा बाकी लोग अपने माइक म्यूट क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों की सारी आवाजें आ रही, शोर आ रहा है सारा। देखिए मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी। आप अपने माइक म्यूट रखें, जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, जिससे मैं पूछूं तो वो साथ ही फौरन बेटा अपना माइक जो है वो कर लें। जी समीउल्लाह बेटा, आप हैंड रेज कर रहे हैं। बाय मिस्टेक हो गया सर। अच्छा, कामरान, प्रेजेंट सर। सुफियान, प्रेजेंट सर। उजाला जुल्फकार, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट के लिए कितनी ऊंची आवाज निकली है, वैसे बोला नहीं जा रहा था। है हफीजुल्लाह, जी हफीजुल्लाह साहब। ये बेटा जो लोग बोल नहीं रहे इनकी मैं एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ, फिर बाद में ना कहें कि हम लोग थे उस दिन, ये हो गया वो हो गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। चलें बेटा, एनी क्वेश्चन?
बाकी मैंने सर Excuse me, sir. सर जी हमारी तो लगाएं। Excuse me, सर sir. हमारी बेटा सर हमारी अटेंडेंस नहीं हुई। मैं टेंशन ना ले, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए जिनके नाम मेरे पास शो हो रहे हैं। वो पेज मेरा नाम ना हीरा के नाम से शो हो रहा है, बस सिद्रा का नाम। सर आरिफ हुसैन। मेरे Excuse me, sir. जी बोले सिद्रा तो आज प्रेजेंट नहीं है। आपने इनवाइट किया हुआ है। सबर कर एक मिनट। समीउल्लाह है। सर को मैसेज कर दो। सर आरिफ हुसैन। स्क्रीनशॉट भी हमारे साथ शेयर कर। प्रेजेंट सर। सदीक ताहिर। यस सर। ये बेसिकली ना जो नेम है ना बेटा वो आगे पीछे ना शफल कर रहे हैं, फिर बहुत दफा वही लोग दोबारा शो हो जाते हैं जो उन्होंने पहले दिया था। टेंशन मैं बोलती हूँ। सर ये लेडन जाफरी भी आया हुआ है। ठीक है सर हमारी लगा दे, हमें तसल्ली नहीं होनी। क्या नाम है बेटा आपका? सर प्लीज लगा दें। सर मुस्तजाब ज़ारा। जी आपका शो हो रहा है मेरे पास। मुस्तजाब ज़ारा भी शो हो रहा है। और बोले सर आरिफ हुसैन। नाम मेरी भी लगाएं बेटा। आरिफ हुसैन। सिदरतुल मुंतहा बेटा मेरे पास शो नहीं हो रहा कोई भी नाम। कोई और नाम से तो नहीं आपका? हीरा के नाम से हो रहा है। हीरा के नाम से हो रहा है। हाँ जी हीरा के नाम से। हीरा के नाम से। बेटा आप मुझे वो नाम बताएं जो शो हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप वो नाम बताएं जो हो रहे हैं। ठीक हो गया। हीरा और आगे सर मेरा नाम लिख लें सिद्रा। ठीक हो गया बेटा, मैंने लिख लिया। सर आरिफ हुसैन। ठीक है बेटा, आरिफ भी हो गया। और सर जाफरी साहब। सर बिलाल खालिद। ये बिलाल शाम को शो हो रहा है मेरे पास। सर बिलाल नहीं शो हो रहा। सर उमर। अच्छा चलें ठीक है, इट्स ओके, टेंशन ना लें आप लोग। मिर्जा उमर हो जाएगी। ओके चलें, अब इस चीज को छोड़े, अटेंडेंस को छोड़े। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा रिगार्डिंग दिस लेक्चर हो जाएगी अटेंडेंस बेटा। मैंने बोला सब हो जाएगी मेरे पास शो हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर। बेटा आप लोग अपने माइक को म्यूट करेंगे, हैंड रेस करेंगे, मैं उसको बोलूंगा। बाकी मैं किसी का आंसर नहीं दूंगा। अब आप हैंड रेस करें जिसने मुझे बात करनी। आरिफ हुसैन बोलने दिया, आपका हैंड रेज है। नो सर। बोल रहे कुछ बेटा? सर मैंने सर अभी हैंड रेज की। ओके जुनेद खान। पेपर्स कब होंगे? आशिम। तो पेपर्स कब होंगे? मैं आपको बेटा जब क्लास शुरू हुई थी मैंने सबसे पहले आपको यही बात बताई थी कि पेपर्स के बारे में जो भी पॉलिसी आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल 15 जुलाई या 15 अगस्त तक आपकी क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन। ओके सर। ठीक हो गया? जैसे ही कोई पॉलिसी आएगी वैसे ही हम लोग उसको फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा मैं जी बोलें। सर ये जाफरी साहब ग्रुप में आए हैं, पूछे इनसे कोरोना के इलाज। कौन आए? मैं क्या सर जाफरी साहब ग्रुप में आए हैं, मैसेज आ रहे हैं इसके। इन्हें क्या हुआ है? सर जाफरी लेडन जाफरी साहब आए हैं ग्रुप में। देखिएगा मैं नेम बोल रहा हूँ जो मेरे पास शो हो रहे हैं इस वक्त ना। जुनेद खान, मेहरान अशरफ, सुनते जाएं, मोहम्मद उसामा, कबरानी, अहमद फराज, हाशिम चौधरी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो मुझे शो हो रहे हैं ताकि किसी को डाउट ना रहे। आरिफ हुसैन, कामरान जावेद। यस सर। बस सुनते जाएं। सदीक ताहिर, शीजा, उस्मान जावेद, बासित, बिलाल सांधू, किरा मुस्तफा, एम फुरकान, मलिक तैयब, मीर कमरानी, मिर्जा उमर, मुज्तबा ज़हरा, रबिया लियाकत, समीउल्लाह, शीजा, सुफियान, उजैर, उजाला जुल्फकार। ये मेरे पास शो हो रहा है बेटा। कोई ऐसा नाम जो रह गया हो? नो सर। 26 लोग जो हैं इस वक्त मेरे पास वो प्रेजेंट आ रहे हैं बेटा। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह बेटा मैं अगली क्लास का जो टाइम है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो हम कल क्लास लेंगे दोबारा। ठीक है? यस सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। हेलो सर।
हाँ